अब आगे देखिए, वेयर का यूज, वेयर का प्रयोग, जहां के अर्थ में वेयर का प्रयोग। वेयर के यूज में देखिए, दूसरे वाक्य में हेयर या देयर लिखा होगा, जो पहले वाक्य में स्थान या जगह के लिए प्रयुक्त होता है। नंबर 2, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद वेयर लिखकर दूसरे वाक्य को प्रारंभ से हेयर या देयर को छोड़कर कर लिख देंगे। फिर यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। तो वेयर का प्रयोग जो है हमेशा पहले वाक्य में स्थान या जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो नियम है, दूसरे वाक्य में हेयर या देयर लिखा होगा जो पहले वाक्य में स्थान या जगह के लिए प्रयुक्त होता है। नंबर 2, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद वेयर लिख करके दूसरे वाक्य को प्रारंभ से हेयर या देयर को छोड़कर लिख देंगे। नंबर 3 देखिए, यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। दिस इज द स्कूल वी रीड हेयर। ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, 2 सेंटेंस हैं, इसमें हमें वेयर का यूज करना है। दिस इज द स्कूल, ये वही विद्यालय है। वी रीड हेयर, हम यहाँ पढ़ते हैं। तो अब हमें दूसरे वाक्य में हेयर या देयर लिखा है, ये हेयर लिखा हुआ है। यह पहले वाक्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्कूल के लिए हुआ है, और स्कूल इस वाक्य के अंत में लिखी हुई है। तो ये पूरा वाक्य हम लिखेंगे। देखो, दिस इज द स्कूल। अब ये स्कूल जगह हो गई, स्कूल 2 उसमें आता है, जगह में भी आता है और ये वस्तु के रूप में भी आता है। तो वेयर का यूज कर दिया हमने। अब दूसरा वाक्य उतरेगा, लेकिन ये हेयर नहीं लिखा जाएगा। वी रीड, यह वही विद्यालय है जहां हम पढ़ते हैं। दिस हॉस्पिटल इज वेरी बिग, यह अस्पताल बहुत बड़ा है। अर्पित वॉज
born there, अर्पित वहां पैदा हुआ। तो अब यहां पर ये देयर आ गया जो पहले वाक्य में दिस हॉस्पिटल के लिए आया है, और ये दिस हॉस्पिटल वाक्य के स्टार्टिंग में है, प्रारंभ में है, इसलिए हमारा जो रिमेनिंग या रेस्ट वर्ड है इज वेरी बिग, ये बाद में कॉमा लग के लिखा जाएगा। तो लिखिए दिस हॉस्पिटल, किसका प्रयोग है, वेयर का, वेयर अर्पित was born, देयर हट जाएगा, क्या रह गया अब, इज वेरी बिग। आप पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दिस हॉस्पिटल वेयर अर्पित वाज बोर्न, यह अस्पताल जहां अर्पित पैदा हुआ, इज वेरी बिग, बहुत बड़ा है। आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखिए। Example 3, this is the place, यह है वही जगह है, a horrible accident happened here, यहाँ एक भयानक घटना घटी, ये वेयर का यूज। तो दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, ए हॉरिबल माने भयानक, एक्सीडेंट दुर्घटना, हैपेंड हियर यहाँ घटित हुई। तो अब हमने देखिए दूसरे वाक्य में क्या देखना है, हियर या देयर देखना है, तो ये हियर लिखा हुआ है, और ये पहले वाक्य में स्थान या जगह क्या है, द प्लेस है, और प्लेस इस वाक्य के अंत में लिखी हुई है, लिखा हुआ है। तो हमें इस सेंटेंस को पूरा लिखना है, दिस इज द प्लेस वेयर। अब ये वाक्य स्टार्टिंग से जाएगा, शुरू से जाएगा, लेकिन हियर छूट जाएगा। अब यहाँ ए बड़ा है, यहाँ जाके छोटा हो जाएगा, ए हॉरिबल एक्सीडेंट happened, यह वही जगह है जहां एक भयानक दुर्घटना घटी। अब अगला बिंदु है आपका विच का प्रयोग, 4 नंबर है और 5 नंबर है, विच का प्रयोग, जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिनको, नंबर 1 लिखो। दूसरे वाक्य में इट, दे, देम, इट्स, देयर लिखा होगा, जो प्रथम वाक्य में निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता है। नंबर 2, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद विच लिख कर दूसरे वाक्य को
वाक्य को इट, दे, देम, इट्स, दियर को छोड़कर लिख देंगे। फिर यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। अब देखिए ये बिंदु है इट या देम से पहले फोर लिखा हो, फोर इन लिखा हो, थ्रू लिखा हो तो for which, in which, through which एक साथ लिखेंगे। तो अब यहां पे देखिए कि ये कहने का मतलब है कि which जो है जिसने, जिसे, जिसको, जिनको के मीनिंग में होगा। इसका जो रूल है, नियम है, पहला नंबर देखिए, दूसरे वाक्य में इट, दे, देम, इट्स, दियर लिखा होगा जो प्रथम वाक्य में निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता है। सेकंड नंबर देखिए, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद विच लिखकर दूसरे वाक्य के इट, दे, देम, इट्स, दियर को छोड़कर लिख देंगे। तीसरा देखिए, यदि प्रथम वाक्य शब्द शेष रह जाएं उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख देंगे। ये आपको बिंदु है याद करने वाला, जिसमें देखना है इट या देम से पहले फोर लिखा हो, इन लिखा हो, थ्रू लिखा हो तो हम एक साथ फोर विच कर देंगे, इन लिखा है इन विच कर देंगे, थ्रू लिखा है थ्रू विच कर देंगे। आपने लिख लिया होगा तो इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द जॉब आई अप्लाइड फॉर इट। ब्रैकेट में लिखा है, यूज करना है विच का। दिस इज द जॉब, ये वही जॉब है, वही नौकरी है, वही कार्य है। आई अप्लाइड फॉर इट, मैंने इसके लिए आवेदन किया। अब हमारे सामने दूसरे वाक्य में हमने इट देख लिया। इट से पहले फोर लिखा हुआ है, ये विच से पहले लिखा जाएगा, और ये इट जो है पहले वाक्य में जॉब के लिए यूज हुई है, और जॉब इस सेंटेंस का आखिरी वर्ड है, तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज द जॉब। अब क्या लगाएंगे, फोर विच। अब ये जब फोर यहां गया तो यहां का फोर हट जाएगा, अब क्या रह जाएगा, आई अप्लाइड। आई अप्लाइड। ये इस प्रकार के प्रश्न जो है रेयर कंडीशन में आते हैं, जो एक इंटेलिजेंट बच्चे के लिए होते हैं। तो यानी दिस इज द जॉब, ये वही नौकरी है, वही कार्य है, फॉर विच आई अप्लाइड, जिसके लिए मैंने आवेदन किया। I bought a pen. It was very costly. I bought a pen. मैंने एक पेन खरीदा। It was very costly. ये बहुत महंगा था। तो which का यूज है, और अब which के लिए हमें दूसरे वाक्य में क्या देखना है, इट, दे, देम।
इट्स डियर। तो दूसरे वाक्य में इट लिखा हुआ है, पहले वाक्य में किसके लिए लिखा हुआ है, पेन के लिए लिखा हुआ है, और पेन आखिर में लिखा हुआ है। पूरा सेंटेंस लिखिए, कंप्लीट लिखिए। आई बॉट ए पेन। अब विच है, विच वॉज वेरी कॉस्टली। अब इन वाले में देखिए आप, जैसे आपने देखा दिस इज द हाउस, ये वही घर है, वी आर लिविंग इन इट, हम इसमें रह रहे हैं। ये विच का यूज है। अब बीच में क्या देख लिया आपने, इट देख लिया, लेकिन इट से पहले इन लिखा हुआ है, तो आपको इन विच एक साथ लिखना होगा। तो इट पहले वाक्य में किसके लिए है, पहले वाक्य में निर्जीव वस्तु या जानवर कौन है, हाउस है। हाउस दोनों रूपों में यूज होता है, हाउस जगह के रूप में भी होता है, हाउस वस्तु के रूप में भी होता है। तो दिस इज द हाउस इन विच, उधर का इन हट जाएगा, ये हट गया। अब क्या रह गया, वी आर लिविंग, वी आर लिविंग। क्या हो गया इसका भाव, मीनिंग दिस इज द हाउस, ये वही घर है, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप, वेयर is the cheese, where is the pencil, pencil, you gave it to me, वेयर इज द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, यू गेव इट टू मी, तुमने इसे मुझे दिया। तो अब क्या आ गया इसमें, इट आ गया। पहले सेंटेंस में किसके लिए लिखा हुआ है, पेंसिल के लिए, और पेंसिल आखिर में है। पूरा सेंटेंस लिखिए, वेयर इज द पेंसिल विच you gave to me, पेंसिल कहाँ है जिसको तुमने मुझे दिया। This table is mine, a skilled carpenter made it। स्किल्ड कहते हैं बुद्धिमान, कुशल, सक्षम। कारपेंटर ने, बढ़ई ने इसे बनाया। और विच का है, इट है। इट पहले वाक्य में किसके लिए आया है, दिस टेबल के लिए आया है। दिस टेबल इस सेंटेंस के प्रारंभ में है। अब ये जो बचा हुआ वाक्य है, शेष जो रिमेनिंग वर्ड है, इज माइन, ये पीछे कॉमा लगे जाएगा। दिस टेबल विच ए स्किल्ड कारपेंटर मेड कॉमा इज माइन। यह टेबल जिसको एक कुशल या बुद्धिमान कारपेंटर ने बनाया, मेरी है। डालिए हुआ ऐसा है आपसे। अब हमारे सामने आ रहा है दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग जो
जिसने, जिसे के अर्थ में, जिसको, यानी दैट का जो प्रयोग है, जो, जिसने, जिसे, जिसको के अर्थ में किया जाता है। अब ये कभी कभी दैट है जो हु के रूप में भी हो जाता है, लेकिन दैट का प्रयोग सिमिलर जो है विच के अकॉर्डिंग होता है, यानी दैट जो है विच का एक अल्टरनेट है, विकल्प है। इसमें क्या है कि आपको जो विच के वर्ड हैं वो ही देखा जाएगा, लेकिन विच दैट जो है उसका प्रयोग न तो स्त्री पुरुष होता है, न ही निर्जीव वस्तु व जानवर होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे आंसर है, आंसर, रिप्लाई, क्वेश्चन, मूवमेंट है, मूवमेंट, आंदोलन है, इस प्रकार के उसके लिए किया जाएगा। यदि मान लो विच का नहीं करवा के दैट, उसका अल्टरनेटिव बन जाएगा, विकल्प बन जाएगा। दूसरे वाक्य में इट, दे, them लिखा होगा, जो प्रथम वाक्य में जो न तो स्त्री या पुरुष हो न निर्जीव वस्तु या जानवर हो। यह विच का भी विकल्प है, यानी विच न लिखे विच वाले शब्द लिख दिए, उसका भी विकल्प है ये। सेकंड लिखिए, दूसरा रूल है, प्रथम वाक्य में जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बाद विच लिखकर, दैट लिखकर, उसके बाद दैट लिखकर दूसरे वाक्य को प्रारंभ से इट, दे, them को छोड़कर लिख देंगे। तीसरा, यदि प्रथम वाक्य के शब्द शेष रह जाएं, उन्हें अंत में कॉमा लगाकर लिख दें। तो कहने का मतलब ये विच का क्या है विकल्प। जैसे विच का प्रयोग किया जाता है, अगर ब्रैकेट में विच न लिखकर दैट लिख दिया तो विच के नियम के अनुसार ही होगा, लेकिन दैट का प्रयोग जो न तो स्त्री पुरुष हो, न निर्जीव वस्तु या जानवर हो, है, जैसे मान लो है आंसर है, रिप्लाई है, क्वेश्चन है, मूवमेंट है, इस प्रकार के शब्दों के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, यह वही आंसर है, योर सन रॉट इट,
तुम्हारे बेटे ने इसे लिखा, दैट का यूज है। दिस इज द आंसर, ये वही आंसर है। योर सन रॉट इट, तुम्हारे बेटे ने इसे लिखा। दूसरे वाक्य में हमने इट देख लिया। इट पहले वाक्य में आंसर के लिए आया है और आंसर पहले वाक्य का आखिरी वर्ड लिखा हुआ है। तो दिस इज द आंसर दैट योर सन रॉट। ये वही आंसर है जिसको तुम्हारे बेटे ने लिखा, तुम्हारे सन ने लिखा। दिस क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। यह प्रश्न जो है बहुत कठिन है। रवि आस्क्ड मी इट, रवि ने मुझसे ये पूछा। तो यहां पर दैट आ गया, अगर दैट नहीं देता तो विच दे देता, विच का भी सेम नियम है। तो ये प्रश्न बहुत कठिन है। रवि आस्क्ड मी इट, रवि ने इसे मुझसे पूछा। तो दूसरे वाक्य में इट आ गया। ये पहले वाक्य में किसके लिए आया है? दिस क्वेश्चन के लिए आ गया। तो लिखो दिस क्वेश्चन, यह है प्रश्न। अब क्या लगाओगे? अगर मान लो दैट का प्रयोग है, दैट लिखो। विच का करवाए, विच लिखो। दैट रवि आस्क्ड मी इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। आशा है लिख लिया होगा आपने। मिटा दो इसको मिटा रहा हूं। अब लास्ट हमारा जो कभी आया नहीं है लेकिन फिर भी आपके सामने वैन लिखा हुआ है। वैन का मतलब होगा जब अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इसमें आपको देखिए वैन हमेशा समय के बाद लिखा जाएगा, समय के बाद लिखा जाएगा। नंबर 2, यदि दूसरे वाक्य में देन लिखा हो तो देन को हटा देंगे, जैसे आपने देखा आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। वी मेट यू, हम तुमसे मिले। अब यहां पर क्या है कि देन नहीं लिखा है तो मत लिखना, अगर लिखा है तो हटा देना। अब यहां पर जो पहला वाक्य में समय कहाँ है? द डे, ये वाक्य के आखिर में है। अब इसके बीच में हम क्या लिख देंगे? व्हेन लिख देंगे। आई रिमेंबर कभी आया नहीं है। वी रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट यू, मुझे वो दिन याद है जब हम तुमसे मिले। अब एक इसमें क्या है कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों, दो कार्य एक साथ हो रहे हों तो पहले कार्य से पहले व्हेन का प्रयोग करेंगे। दो कार्य एक साथ हो रहे हों, जैसे आपने ऑल स्टूडेंट्स
stood up, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए। The teacher entered the class, entered the class when, अब हमें देखना है कि पहले काम क्या हुआ, स्टूडेंट खड़े हुए या टीचर एंटर किया यानी प्रवेश किया। अगर मान लो ये जो पहले टीचर एंटर करेगा तभी स्टूडेंट खड़े होंगे, यदि ये वाक्य पहले लिखा होता तो हम पहले वैन का प्रयोग करके दूसरे वाक्य से पहले कॉमा लगा देते। अब बीच में है तो अब अपन इसको बीच में उपयोग कर लेंगे। क्या? और स्टूडेंट्स स्टूड अप, खड़े हो गए, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। वही व्हेन का भाव है, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप उनको करके देखना, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट कैरियर, he she works hard, हु का यूज करना है। नंबर 2, I like the persons, the company of a person, his thinking is positive, whose का Hari is a painter, in her work, who pupil like the book, it educates and entertains, टेंस एंटरटेनमेंट मनोरंजन करना, which this is the dog, it killed the cat, that I live in the city, I study there, where